चैप्टर 11 लेक्चर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं साउंड इंटेंसिटी लेवल्स। इंटेंसिटी तक हमने पढ़ा था, साउंड इंटेंसिटी लेवल अब हमने इसमें ये करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा टॉपिक अगर ये बोर्ड में आए तो ये ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन आता है और इसमें से बात का शॉर्ट क्वेश्चन भी कहीं कहीं से पूछे जा सकते हैं। इंटेंसिटीज की जब हम बात करते हैं तो ये जो सेंसिटिविटी है ह्यूमन ईयर की, इसमें ये बहुत बड़ी रेंज हम इंटेंसिटी की सुन सकते हैं। फेटेस्ट ऑडिबल साउंड, जो वो साउंड वो जो हम सुन सकते हैं सबसे मध्यम आवाज, उसकी इंटेंसिटी 10⁻⁻12 वॉट पर स्क्वायर मीटर। और सबसे ज्यादा इंटेंसिटी की साउंड जो हम सुन सकते हैं, जिससे ज्यादा अगर होगी इंटेंसिटी तो उस then it will become painful for our ears is 1 watt per square meter। 10⁻12 से लेके 1 watt तक ह्यूमन ईयर सुन सकता है। अगर 1 watt पर स्क्वायर मीटर से ज्यादा इंटेंसिटी होगी तो फिर इसको हम ये हमारे कानों के लिए पेनफुल हो जाएगी। क्योंकि ये बहुत बड़ी रेंज है, 10⁻12 से लेके 1 watt तक बहुत बड़ी रेंज है, तो इसलिए हम इसको 10 की पावर्स में डिस्कस करते हैं और इसको लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल स्केल में हम डील करते हैं। लाउडनेस जो होती है, साउंड की लाउडनेस, ये इंटेंसिटी पे मेनली डिपेंड करती है, लेकिन ये और फैक्टर्स पे भी डिपेंड। यहाँ पे जो हमने मैथमेटिकल फॉर्मूला प्रूव करना है उसमें हम इंटेंसिटी को ही डील करेंगे। अदरवाइज आपने देखा कि लाउडनेस सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करती है, फिजिकल कंडीशन ऑफ लिसनर अफियर पे भी डिपेंड करती है, इन सारी चीजों पे डिपेंड करती है। लाउडनेस जो है ये इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती, बल्कि लॉग ऑफ इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कोई साउंड आप सुन रहे हैं तो उसकी इंटेंसिटी अगर आई है तो लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई नहीं होती, बल्कि लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ आई होती है। इंटेंसिटी का लॉग लें तो उसके इसकी भी वजह यही है कि ये बहुत बड़ी एक वाइड रेंज है। मतलब क्या है कि इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है तो लाउडनेस थोड़ी सी बढ़ती है, तो इसलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के नहीं होगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ आई। इसी को अगर हम इस फैक्ट को कि ये लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ आई, ये बेटा नोट कर ले, ये बुक में नहीं लिखा हुआ। दिस इज कॉल्ड वेबर-फेचनर्स लॉ। तो बुक में नहीं है लेकिन एग्जाम में बात का पूछ लिया जाता है। वेबर-फेचनर वाज अ फिजिस्ट, साइंसदान था, जिसने सबसे पहले इस फैक्ट को स्टडी किया। तो लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ इंटेंसिटी इज कॉल्ड वेबर-फेचनर्स लॉ। अगर आप इसको इक्वल में कन्वर्ट करना चाहें तो k log i, लाउडनेस इज इक्वल k log i। इसको अब हमने कंपेयर करना है, क्योंकि ये एक एग्जैक्टली कोई फिजिकल उस तरह से क्वांटिटी नहीं है। लाउडनेस डिपेंड करती है इवन कानों की कंडीशन पे भी। इसको हमने इसके यूनिट्स डेवलप करने के लिए और इसको स्टडी करने के लिए हमने इसको कंपैरिजन में लेके जाना है। लेट मी कॉल अब आई नॉट जो फेटेस्ट ऑडिबल साउंड है उसकी इंटेंसिटी को हम आई नॉट कहते हैं, यानी वो साउंड जिससे कम आवाज हम सुन ही नहीं सकते उसकी इंटेंसिटी को आई नॉट कहते हैं। तो उसकी लाउडनेस को एल नॉट कहेंगे। एल को लीस्ट इंटेंसिटी जो हम सुन सकते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, k कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लॉग ऑफ आई नॉट हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस n माइनस एल नॉट किसके इक्वल होगा? ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3, 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे
तो k log I माइनस k log I नॉट, तो L माइनस L नॉट, k कॉमन ले लें, log I माइनस log I नॉट। ये स्टेप बुक में नहीं है बेटा, इसको गौर से जरा नोट कर लेना कि 9th क्लास में आपने पढ़ा था फॉर्मूला मैथ्स के चैप्टर 3 में कि log m माइनस log n किसके इक्वल होता है? log m ओवर n। log m ओवर n इज इक्वल log m माइनस, वो फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे तो ये log I ओवर I नॉट आ जाएगा। दिस डिफरेंस बिटवीन the sound, actual sound and the fetus audible sound is called sound level or sound intensity level. Sound intensity level. तो यही इसकी डेफिनेशन भी है साउंड इंटेंसिटी लेवल की या इंटेंसिटी लेवल की, कि इन दो साउंड्स के डिफरेंस को हम साउंड्स के लाउडनेस के डिफरेंस को हम साउंड इंटेंसिटी लेवल कहते हैं। ये किसके इक्वल हो गया? कि log I ओवर I नॉट। ये तो बन गया फॉर्मूला। अब इसमें प्रॉब्लम आ गई थी k की वैल्यू फाइंड करने की, और यूनिट हम इसी से साउंड इंटेंसिटी लेवल का यूनिट डिफाइन करना है। यूनिट कैसे डिफाइन किया कि एक ऐसी साउंड जिसकी इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी फेटेस्ट ऑडिबल इंटेंसिटी है जिस साउंड की, उससे 10 टाइम्स ज्यादा हो। मतलब ऐसी साउंड जिसकी इंटेंसिटी I नॉट से 10 टाइम्स ज्यादा है, 10 टाइम्स है, I नॉट का 10 टाइम्स है, उसको हमने यूनिट ले लिया और उसके साउंड लेवल को, इंटेंसिटी लेवल को हमने यूनिट कंसीडर कर लिया और उसका नाम हमने रख लिया बेल, 1 बेल। ऐसी साउंड जिसकी इंटेंसिटी फेटेस्ट ऑडिबल साउंड से 10 टाइम्स ज्यादा है, उसके इंटेंसिटी लेवल को हमने 1 बेल समझ लिया कि उसका अगर इंटेंसिटी I नॉट का 10 टाइम्स है तो साउंड इंटेंसिटी लेवल, साउंड लेवल उसका 1 बेल। ये वैल्यूज यहां पे पुट कर दो। यहां पे जब आप पुट करेंगे 1 बेल, के log I की जगह 10 I नॉट ओवर I नॉट, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल के log 10। log 10 बेटा आपको पता है 1 होता है, कैलकुलेटर पे भी करोगे 1 आ जाएगा, तो k की वैल्यू 1 आ जाती है। तो अगर ऐसी साउंड इस तरह से, ये एक हमने इसका साउंड इंटेंसिटी लेवल या साउंड लेवल का यूनिट भी डिफाइन कर लिया, नाम उसका हमने बेल रख लिया। किस साउंड की साउंड लेवल 1 बेल होगी? ऐसी साउंड जिसकी इंटेंसिटी फेटेस्ट ऑडिबल साउंड से 10 टाइम्स ज्यादा है। ये k की वैल्यू अब आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो साउंड इंटेंसिटी लेवल क्या आ जाएगा? इंटेंसिटी लेवल ये बेटा बन जाएगा k की वैल्यू यहां पे k log I ओवर I नॉट। k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो log I ओवर I नॉट बन जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। लेकिन इस तरह से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये जो आंसर आएगा इसके यूनिट्स बेल, कितने बेल इस साउंड की इंटेंसिटी। बेल एक बहुत बड़ा यूनिट है, बेल एक बहुत बड़ा यूनिट है, तो इसके लिए हम फिर क्या करते हैं? इसको हम आम तौर पे साउंड लेवल को डेसिबल में मेजर करते हैं। तो साउंड लेवल डेसिबल क्या होगा? डेसिबल इज रिप्रेजेंटेड बाय dB। 10 dB इज इक्वल 1 बेल। 10 डेसिबल 1 बेल के इक्वल होता है। तो अगर आप आंसर डेसिबल में लिखना चाहेंगे तो आप यहां पे 10 लगा देंगे, यानी जो भी आंसर है उसको अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो आपके यूनिट्स कन्वर्ट हो जाएंगे बेल से डेसिबल बन जाएगा।
तो ये बेटा डेरिवेशन हो गई सारी की सारी। और इसके बाद ये इसको इस इक्वेशन के मुताबिक एक स्केल साउंड की बनाई गई जिसको डेसिबल स्केल कहते हैं, जिससे हम मुख्तलिफ साउंड्स को उनकी लाउडनेस को हम कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। मसलन जो आम बाइक्स का हॉर्न होता है वो आम तौर पे 10 डेसिबल का होता है। तो उस पर कभी आप देखें हॉर्न उठा रहे तो उसके ऊपर लिखा होता है 10 dB, तो उसका मतलब वो किसी भी चीज का, गाड़ी का, मोटरसाइकिल का हॉर्न अगर आप लगाएंगे तो उसके ऊपर अगर dB लिखा हुआ है 10 dB, 70 dB वगैरह, तो वो उसके साउंड की लाउडनेस है कि ये कितनी साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। टेबल 11.1 है पेज 25 पे, ये आपने देख भी लेना है, इसको पढ़ना है और इसमें कंपैरिजन देखना है, इसकी वैल्यूज को आपने याद कर लेना है। तो ये हमारा साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स का काम खत्म हो गया। अगला टॉपिक हमारा है जी साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड्स। अगले टॉपिक में चलते हैं जी, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड्स। Reflection of sound. इको, इसको इको भी कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है रिफ्लेक्शन और इको में, वो हम देखते हैं। आप कभी नोटिस करें, आप किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने खड़े हैं, बहुत बड़ी दीवार के सामने खड़े हैं, या किसी आप पहाड़ के सामने खड़े हैं थोड़ा सा दूर उससे, तो अगर आप बोल रहे हैं या बहुत बड़े हॉल में खड़े हैं जो कि जिसमें बहुत ज्यादा चीजें एब्जॉर्बिंग एटमॉस्फेयर नहीं है, उसमें अगर आप बोले तो आपको अपनी ही आवाज सुनाई देती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इको, इसको इको कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ये साउंड की रिफ्लेक्शन है एक्चुअली। जिस तरह लाइट रिफ्लेक्ट होती है मिरर से, इसी तरह से साउंड भी सरफेसेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है। हॉल में खड़े होकर आप बोलेंगे तो वो साउंड हॉल की दीवारों से, हॉल की छत से टकरा के वापस आएगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी, आप तक पहुंचेगी, तो आपको वो सुनाई देगी। तो इस तरह से ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। लेकिन जब हम छोटे से किसी कमरे में खड़े होके यही काम करते हैं तो हमें वो रिफ्लेक्शन सुनाई नहीं देती। तो इसका क्या मतलब है कि उस वक्त रिफ्लेक्शन हो रही होती है कि नहीं हो रही होती? रिफ्लेक्शन हो रही होती है, लेकिन एक फैक्ट ये है कि हम जो भी साउंड सुनते हैं उसका इफेक्ट हमारे कानों पे 0.1 सेकेंड्स के लिए परसिस्ट करता है, मौजूद रहता है। यानी उसी दौरान 0.1 सेकेंड के दौरान ही अगर वही साउंड हम दोबारा भी सुन लें तो हमें एहसास ये नहीं होता कि हम वही साउंड दोबारा सुन रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि वही हम साउंड सुन रहे हैं, दोबारा हमने नहीं सुनी। तो क्लियर इको सुनने के लिए ये जरूरी है कि आप जिस सरफेस से साउंड ने रिफ्लेक्ट होकर वापस आना है उससे आपका डिस्टेंस इतना हो कि साउंड को वहां तक जाने और वहां से वापस आने में 0.1 सेकेंड या इससे ज्यादा टाइम अगर लगेगा तो फिर आपको उसकी रिफ्लेक्शन सुनाई देगी, वो साउंड आपको दोबारा से सुनाई देगा। अब वो कितना डिस्टेंस होना चाहिए उसको जरा देखें, ये कैलकुलेट करते हैं। साउंड की स्पीड जो है 340 मीटर पर सेकेंड नॉर्मल कंडीशन से इतनी होती है। टाइम 0.1 सेकेंड है। डिस्टेंस जरा फाइंड कर लें, डिस्टेंस इसका कितना होगा। तो S इज इक्वल VT, बड़ा सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करें। S इज इक्वल V 340 मीटर पर सेकेंड
मल्टीप्लाइड बाय 0.1 सेकेंड, कैलकुलेट करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 34 मीटर्स। तो साउंड अगर 34 मीटर्स डिस्टेंस ट्रेवल करके आएगी तो फिर आपको उस रिफ्लेक्शन से जो इको, क्लियर इको आपको सुनाई देगी। अब 34 डिस्टेंस कैसे ट्रेवल करेगी? कुछ डिस्टेंस इसने जाना है ऐसे और कुछ वापस आना है। इसका मतलब है अगर वो हिंड्रेंस आपसे 17 मीटर दूर है तो 17 मीटर के ट्रेवल करेगी साउंड जाते हुए, 17 मीटर्स वापस आते हुए, तो टोटल 34 मीटर्स बन जाएगा। मतलब ये हुआ कि वो हिंड्रेंस जिससे साउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, वो अगर उसका डिस्टेंस आपसे 17 मीटर है तो आपको इको सुनाई देगी, और अगर 17 मीटर से कम है तो फिर आपको क्लियर इको सुनाई नहीं देगी। अब अगर तो 17 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस है, आवाज की रिफ्लेक्शन हो रही है, आवाज आप तक पहुंच रही है, तो वो इको होगी। लेकिन अगर डिस्टेंस इससे कम है, रिफ्लेक्शन हो रही है लेकिन आपको क्लियर इको सुनाई नहीं देगी, तो वो रिफ्लेक्शन होगी, इको नहीं होगी। मतलब ये हुआ कि एवरी इको इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन होगी और वो डिस्टेंस उस सरफेस का 17 मीटर होगा आपसे, तो फिर तो इको है वो, और अगर नहीं तो रिफ्लेक्शन तो है ही है, साउंड रिफ्लेक्ट तो हो रही है उस सरफेस से, लेकिन अब इको प्रोड्यूस नहीं हो रही होगी। उसके बाद है जी एक एक्टिविटी कि साउंड भी जब रिफ्लेक्ट होती है तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करती है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड incident wave, reflected wave, they are in the same plane and normal at the point of incidence. इसके लिए angle of incidence equal to angle of reflection प्रूव करने के लिए क्या करेंगे जी, एक सिंपल टेबल के पीछे वाली साइड पे आप एक लकड़ी का कोई ऐसे पीस परपेंडिकुलर लगा लें, खड़ा करके। इसको हम ऐसे कर लेते हैं कन्वीनियंस के लिए, ताकि आपको क्लियर समझ आए चीज। ये टेबल के ऊपर ऐसे उसके पीछे वर्टिकल ऐसे हिंड्रेंस आपने लगा, इसी तरह से यहां पे थोड़ा सा गैप छोड़ दें और इसी तरह की वुडन स्ट्रिप यहां पे लगा दें। एंड पे मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा पोर्शन ऐसे छोड़ देना। एक पाइप प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं, चार्ट पेपर से भी बना सकते हैं। यहां पे लगा लें इस तरह से, यहां पे एक क्लॉक लगा लें। क्लॉक से साउंड प्रोड्यूस होगी, टिक टिक टिक, उसका सेकंड हैंड जब चलेगा तो उससे आवाज पैदा होगी, वो मूव करेगी, यहां तक पहुंचेगी, इस पाइप में ट्रेवल करके वो यहां तक पहुंचेगी। अब वो इधर रिफ्लेक्ट होगी। एक पाइप आप उसी तरह का इस तरफ यहां लगा लें। यहां पे किसी और अपने साथी को बिठाएं, उसको कहें कि अपना काम यहां पे इसके करीब रख ले। इस पाइप को आप रोल करें, लेफ्ट और राइट, इस तरफ या इस तरफ रोल करें, तो एक स्पेसिफिक पोजीशन पे आके, खास जगह पे आके आवाज यहां पे क्लियर सुनाई देना शुरू हो जाएगी। वहां पे इस पाइप के साथ ऐसे लाइन लगा लें, इधर लाइन लगा लें और इन पाइप्स को आप रिमूव करें। इन पाइप्स को जब आप रिमूव करेंगे, इसको लकड़ी को भी रिमूव कर दें। इस तरह से इन लाइंस को कैसे एक्सटेंड करें, यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करें, ये एंगल मेजर करें दोनों। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। So you will find it that angle of incidence is equal angle of reflection. तो इस वो पाइप जब हम मूव कर रहे थे तो उस वक्त आवाज आना शुरू हुई जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बिल्कुल इक्वल हो गया। थोड़ा सा काम हम और करते हैं, स्पीड ऑफ साउंड
इंट्रोडक्शन हम करेंगे एंड मेजरिंग स्पीड ऑफ साउंड, मेथड टू मेजर द स्पीड ऑफ साउंड, ये हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। स्पीड ऑफ साउंड बड़ी सिंपल सी बात है। स्पीड की साउंड कैसे हम फाइंड करते हैं, 2 3 4 तरीके हैं। स्पीड ऑफ साउंड, चूंकि साउंड वेव्स हैं, वेव्स के लिए हमने प्रीवियस चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ा था v = f लैम्डा, प्रूफ भी किया था इसका। तो अगर आप वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं, स्पीड फाइंड करना चाहते हैं साउंड की, तो आपको फ्रीक्वेंसी का पता होना चाहिए और उसकी वेवलेंथ का पता होना चाहिए। ये काम हम लेबोरेटरी में जब करते हैं तो ट्यूनिंग फोक की मदद से करते हैं। ट्यूनिंग फोक्स जो आपको मैंने शुरू में बताया लेक्चर 1 के शुरू में, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट लैब में होता है, इस तरह की शक्ल होती है, 2 इसके प्रॉन्ग्स होते हैं, इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी लिखी होती है। तो फ्रीक्वेंसी तो हमें मिल गई, वेवलेंथ हम इससे प्रोड्यूस होने वाली वेव की वेवलेंथ फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होता है, ऐसे एक ग्लास ट्यूब, पाइप, उसमें हम वाटर लेते हैं, इस ट्यूब में वाटर का लेवल हम एडजस्ट करते हैं, तो उससे हमें इसकी वेवलेंथ मिल जाती है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों वैल्यूज हम इसमें पुट करते हैं, तो हमारी जो साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी स्पीड हमारे पास आ जाती है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और 21 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो स्पीड ऑफ साउंड है 343 मीटर पर सेकेंड होती है। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आंसर आएगा on normal conditions between 1 atmospheric pressure and 21 degree centigrade temperature. Thank you very much. अगले लेक्चर में हम नई इंडस्ट्री